सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर का नमस्कार। पिछली क्लास में आप मेजर टेस्ट 2289 उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, सॉल्यूशन किया था, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। कुछ क्वेश्चंस और हैं तो वो क्वेश्चन और ले लेते हैं। शंकु 2x² + 3y² + 6z² = 0 के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन ऑफ द कोन 2x² + 3y² + 6z² = 0। ये आपने पढ़ा हुआ है कि ax² + by² + cz² बराबर 0 का व्युत्क्रम शंकु रेसिप्रोकल कोन क्या होता है? x² + a + y² b + z² c = 0 होता है। x² a + y² b + z² c बराबर 0 ये होता है। तो यहां लिख सकते हैं। फिर तो यहां कौन सा कौन दे रखा है? 2x² + 3y² + 6z² बराबर 0। एबीसी की वैल्यू 2, 3, 6 है, तो इसका रेसिप्रोकल कौन क्या आ जाएगा? व्युत्क्रम शंकु आ गया x² / 2 + y² / 3 + z² / 6 = 0। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा 3x² + 2y² + z² = 0। देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है। कोफिशिएंट क्या आ गए? 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 किस में दे रखे हैं? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बेहद आसान, लेकिन आसान तभी होगा जब ये रिजल्ट याद होगा, और रिजल्ट सबको याद रखना है। क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय A5 एक समूह है जिसका समूहांक है। द सेट A5 ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री 5 इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर व्हाट? तो आप जानते हैं, अगर n एलिमेंट ले लें, n संख्याएं ले लें, 1, 2, 3 अप टू n, ये कोई सेट है, सपोज एस सेट है ये, तो इस सेट पर अपन या कैपिटल N से डोंट कर लेते हैं, एस से हटा देते हैं। n इज ए सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस पर कितने परमुटेशन बनेंगे? इस पर परमुटेशन n फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। उन सारे परमुटेशंस का सेट वो कहलाता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का ये सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। इसमें आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। जो समक्रमचय हैं उनका जो सेट बना देते हैं उसको an से नोट करते हैं, और ये भी क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। इसको एकांतर ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इसकी कोटि कितनी होती है? 1/2 इंटू n फैक्टोरियल, ये इसकी कोटि होती है 1/2 इंटू n फैक्टोरियल। तो वहां क्या थे? 5 डिग्री का था, 5 डिग्री का था, यानी कि जो अपना सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इन पर 5 पर कितने परमुटेशन बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बनेंगे। उनमें से आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे। सम क्रमचयों का समुच्चय क्या होगा? A5 होगा। तो A5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 60 ऑर्डर का होगा। तो an जो दे रखा था आपको, an क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स ले लिए आपने। 5 नंबर्स पर 5 फैक्टोरियल क्रमचय बन गए। उन क्रमचयों में से आधे सम क्रमचय होते हैं, आधे विषम क्रमचय होते हैं। सभी n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय तो Sn सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, और सम क्रमचयों का जो समुच्चय उसको 5 है तो A5 से नोट करते हैं। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1/2 5 फैक्टोरियल। यही पूछा था, 5 फैक्टोरियल 120, और ये इसका आधा 60, तो 60 कोटि का समुच्चय होगा, वो ग्रुप होगा।
let A be an element of a group G and order of A equal to 30, then order of A to the power 18, इसका ऑर्डर कितना होगा ये पूछा है। ऑर्डर ऑफ A to the power 18, माना A एक समूह, किसी समूह G का एक अवयव है, और वो अवयव इस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 30। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, ये 30 हो गया। ऑर्डर ऑफ ए 30 है तो A टू द पावर 18 का ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ A टू द पावर 18 ये कितना होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ A ऑन GCD, GCD या आप कह सकते हैं SCF ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड 18। जी कोई ग्रुप है, रिजल्ट है, वो रिजल्ट में एक बार रिपीट कर दूं। सपोज जी कोई ग्रुप है, इसका एलिमेंट ए और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी ये कितना होता है, ये होता है एन अपॉन जी सी डी ऑफ एन एंड पी। एन और पी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या कह सकते हो एचसीएफ। तो वहां क्या है, एक ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, एक ऑर्डर दे रखा है आपको 30 और ए टू द पावर 18 का ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 18 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 18 और 30 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो कितना है 6, तो ये 5 आंसर आ गया। कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ गया। आपसे ये पूछा है कि ए टू दी पावर 18 की कोटि कितनी होगी, ए की कोटि 30 है यानी कि एन बराबर 30 है। यहां अपन ने याद कर रखा है, कोई भी ग्रुप दे रखा हो जी, उसका एक एलिमेंट है ए और ए की कोटि एन है, तो ए टू दी पावर पी की कोटि कितनी होगी, तो ए टू दी पावर पी की कोटि क्या हो जाएगी, एन अपॉन एन और पी का एचसीएफ। तो एन अपने पास कितना था यहां क्वेश्चन में, ए टू दी पावर 18 की कोटि पूछी है, तो वो तो हो गया एन तो हो गया 30 और नीचे 30 व 18 का एचसीएफ जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो 30/6 यानी कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 18 बराबर 5 आ गया। तो ये आंसर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्र y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट 9m स्क्वायर प्लस 16 का एनवेलप होता है। द एनवेलप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट 9m स्क्वायर प्लस 16 इज, ये आप जानते हैं। एनवेलप क्या है, एनवेलप ऐसा वक्र है जो इस दिए हुए वक्र निकाय के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप जानते हैं तो दीर्घवृत्त की सदैव स्पर्शी है, तो इसका जो समीकरण आएगा कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए 9 दे रखा है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो 16 है इक्वल टू 1, तो ये इसका एनवेलप हो गया। तरीका तो अलग है एनवेलप निकालने का, लेकिन अपन एनवेलप की परिभाषा से काम में ले रहे हैं। एनवेलप की परिभाषा क्या है, कोई फंक्शन ऑफ, ये कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, फंक्शन नहीं फैमिली ऑफ कर्व है, एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0। एल्फा यहाँ पैरामीटर है, एल्फा के अलग अलग मान के लिए ये अलग अलग वक्रों को व्यक्त करेगा। जैसे आपको समीकरण दे रखी है y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट 9m स्क्वायर प्लस 16, यहाँ m पैरामीटर है, प्राचाल है, तो m के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग वक्र होंगे। वक्र क्या है, तो रेखा है, तो अलग अलग रेखाएं होंगी। उन सभी रेखाओं का समुच्चय रेखा निकाय या रेखा परिवार कहलाता है। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला जो वक्र होगा वो इस रेखा परिवार का एनवेलप कहलाएगा। और वो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 पर सदैव स्पर्शी का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी को अपन ने यूज करके सीधा डायरेक्ट एनवेलप लिख दिया। तो कौन सा आंसर आ गया फिर, ये
सेकंड आंसर आ गया। और बाकी एनवेलप निकालने का मेथड, ये फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, अल्फा पैरामीटर है, तो इसको अपन अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों में से अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे, जो कर्व आ जाएगा वही एनवेलप होता है। तो यहां आपने उस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। गामा -3/2 ये पूछा है आपसे, गामा -3/2 की वैल्यू क्या है। अपन आयलर फंक्शनल इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या है, गामा n गामा 1 - n दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। n कोई भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहां अपन क्या है कि इसको नेगेटिव के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो n के लिए -3/2 रख देते हैं। n इक्वल टू -3/2 रखने पर क्या आएगा, गामा -3/2 गामा 5/2 और दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ -3/2 पाई। अब वैल्यू रख दे, -3/2 गामा -3/2 गामा 5/2 की वैल्यू रख दी, ये कितनी आ जाएगी, 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, और राइट साइड हो गया पाई अपॉन 1, ये पाई अपॉन 1 के इक्वल हो गया। रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, तो गामा -3/2 रूट पाई कैंसिल हो गया, ये पाई। और यहां देखें फिर ये 2 × 2 4 ऊपर चला गया, यानी कि 4/3 पाई नहीं, ये रूट पाई हुआ, तो 4/3 रूट पाई आ गया। कौन सा आंसर आ गया, 4। सिंपल आयलर फंक्शनल इक्वेशन है, आयलर फर्निक समीकरण है, वो काम में लिया आपने और n के लिए -3/2 लिख दिया। हालांकि जब प्रूफ करते हैं तब तो अपन ने कहा था कि n पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है, लेकिन इसको नेगेटिव के लिए भी एक्सटेंड कर दिया आपने, n इक्वल टू -3/2 रखा, तो ये वैल्यू तो आ गई। ये गामा 5/2 बन गया, गामा 5/2 के लिए फॉर्मूला है आपके पास, तो वो अप्लाई कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 127, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 e to the power -x dx इज इक्वल टू। अब ये गामा फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया सिंपल। गामा फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n-1 e to the power -x dx 0 to इनफाइनाइट। तो इससे अगर कंपेयर करते हैं n-1 इक्वल टू 4 तो n इक्वल टू 5 हो गया। तो ये जो इंटीग्रल दे रखा है x to the power 4 को लिख दिया 5-1 e to the power -x dx, ये गामा 5 के इक्वल हो गया। और जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो तो गामा 5 फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया, जो 24 हो गया। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। ये सारे फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और सारे क्या है, शॉर्टकट बेस्ड हैं। शॉर्टकट बेस्ड यानी कि जो रिजल्ट है उन्हीं से अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह काम में ले रहे हैं और क्वेश्चन करते जा रहे हैं आप। वक्र x³ + y³ - 6xy = 0 की अनंत स्पर्शी है। एसिम्पटोट ऑफ द कर्व x³ + y³ - 6xy = 0। ये आप जानते हैं, प्रूफ किया हुआ है, x³ + y³ - 3axy = 0 की एक अनंत स्पर्शी, एक ही अनंत स्पर्शी होती है इसकी, x + y + a = 0, ये है, ये होती है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं आप। जो कर्व दे रखा है उसमें क्या है, x³ + y³ - 6axy यानी कि 3a = 6, a = 2। तो इसकी अनंत स्पर्शी क्या हो गई, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, x + y + 2 = 0। x + y + 2 = 0, ये अनंत स्पर्शी आ गई। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन आ गया। आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उन्हीं को अपन फॉर्मूले की तरह काम में ले रहे हैं और उससे ही शॉर्टकट बन जाता है।
फिर एसिम्पटोट का क्वेश्चन आ गया, वक्र x4 माइनस 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शी है। The asymptote to the curve x4 minus 5x square by square plus 4/4 plus x square minus y square plus x plus y plus 1 equal to 0। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस तरह का है, ये एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन दे रखी है। एफ एन किसको डिनोट कर रहा है, एफ एन डिनोट कर रहा है जो एन डिग्री की टर्म्स हैं उनको, और एफ एन माइनस टू एन माइनस टू या उससे कम घात के पद हैं जो, और इसकी अनंत स्पर्शी आप जानते हैं डायरेक्ट कितनी होती है, एफ एन इक्वल टू 0। तो अपना जो इक्वेशन दे रखी है इसकी एसिम्पटोट क्या हो जाएंगी, पहले तो 4 डिग्री की टर्म दे रखी है, 4 के बाद फिर 3 डिग्री की कोई टर्म नहीं है, 2 या 2 से कम घात की समीकरण पद दे रखे हैं। तो इसका एसिम्पटोट लिखने के लिए क्या करें, सीधे 4 घात के पदों को 0 के बराबर लिख दें। तो हो गया x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई टू द पावर 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी दिस इंप्लाई यहां से x माइनस बाई एक्स प्लस बाई होंगे, वहां से x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई, तो हो गया x माइनस बाई इक्वल टू 0, x प्लस बाई इक्वल टू 0, x प्लस 2 बाई इक्वल टू 0, x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। ये एसिम्पटोट आ गए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। यानी कि आपने देखा, देखते ही पहचान लिया आपने कि एसिम्पटोट किस टाइप का है, कर्व एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 टाइप का कर्व है। एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 टाइप का कर्व है, तो इसके एसिम्पटोट आप जानते हैं किस तरह से लिख देते हैं, जो एन घात के पद हैं उनको 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करने के बाद क्या हुआ, आपका जो एक्सप्रेशन बन गया वही आपका आंसर आ गया। उसके फैक्टर्स हो गए, फिर इसके फैक्टर्स हो गए, तो फैक्टर्स हो गए 4 इक्वेशन आ गई आपके पास, x माइनस बाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 बाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बाई, तो डेल u ओवर डेल एक्स, एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, यहां x आएगा, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है, इसका मान है, ये पूछा है किसके बराबर है। तो ये आप जानते हैं, अगर एफ यू एक्स और वाई में n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो, तो आपने याद कर रखा है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। यदि एफ यू एक्स और वाई में n घात का समघातीय फलन हो, तब आप आयलर थ्योरम से जानते हैं x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर n टाइम्स एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये आयलर थ्योरम का रिडक्शन है, ये अपन ने प्रूव किया हुआ है क्लास में। तो इसी को अब यहां एफ यू क्या है, u बराबर साइन इनवर्स समथिंग दे रखा है, तो साइन यू बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बाई। साइन यू फंक्शन हो गया, जो अपन एफ यू की बात कर रहे थे, अब साइन यू फंक्शन हो गया किसका, एक्स और वाई में होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का हो गया, ऊपर सेकंड डिग्री की टर्म है, नीचे फर्स्ट डिग्री की है, तो एक घात का हो गया, एक घात का हो गया। तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ आएगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई, दिस इक्वल टू 1 टाइम्स एफ यू के आ गया साइन यू, और नीचे डेरिवेटिव ऑफ एफ यू वो हो गया कॉस यू। तो किसके बराबर आ गया, ये tan u के बराबर आ गया।
एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर एन टाइम्स एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ यू की जगह साइन यू था, तो कौन सा आंसर आ गया? 110 यू, सेकेंड ऑप्शन आ गया। जो अपने रिजल्ट किए हुए हैं, क्लास में प्रूफ किए हुए हैं, उन्हीं को अपन फॉर्मूले की तरह काम में ले रहे हैं, तो आसान हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर पूरे लेंदी मेथड से करना होता है। तो इस तरह से आंसर आ गया ये। और अगर इसको आप लेंदी मेथड से करते तो क्या करते? तब होता एक्स, ये तो वैसे भी छोटा ही हो रहा है, डेल डेल एक्स ऑफ साइन यू प्लस बाई डेल डेल वाई ऑफ साइन यू बराबर 1 इंटू साइन यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन यू को डिफरेंशिएट करते कॉस यू, पहली टर्म में डेल यू ओवर डेल एक्स, दूसरी टर्म में डेल यू ओवर डेल वाई आ जाता है। कॉस यू डिवाइड कर देंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z स्क्वायर एक्स वाई, तब x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड किसके बराबर है? फिर वही एलर थ्योरम पर क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या है? अब 4 डिग्री का एक्सप्रेशन दे रखा है, ये 4 घात का समघातीय फलन है। तो एलर थ्योरम क्या कहती है? किसके बराबर हो जाएगा ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन 4f के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आ गया सीधा सीधा 4f। अपन ने याद कर रखा है, यदि f x बाई जेड 3 चरों में n घात का समघातीय फलन हो, तब x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड बराबर n f होता है। तो n के लिए क्या है? 4, तो 4f के बराबर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी का विचित्र हल है। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखते हैं तो क्लैरेट फॉर्म की इक्वेशन है, तो इसका तो पी विवेचक सी विवेचक बराबर होता है, और जो विवेचक होता है वही विचित्र हल हो जाता है। तो इसका विचित्र हल कितना हो गया? विचित्र हल हो गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ज्योमेट्रिकली भी जानते हैं आप, ये परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax की सदैव स्पर्शीय पी पैरामीटर है, और सदैव स्पर्शीय तो पैराबोला है, इसका एनवेलप हो गया, और जो एनवेलप है वही तो विचित्र हल होता है। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। और अगर तरीके से करना चाहें आप, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक बना लें, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो विचित्र हल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट विवेचक होगा, और विवेचक कितना हो जाएगा? फिर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विचित्र हल माइनस बाई होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू ए इक्वल टू 0। तो यही आ गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं और आंसर भी याद रहता है ये तो। फिर आगे बढ़ते हैं। सदिश r की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज होगा, दिग अवकलज होगा। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। अपन जानते हैं कोई भी फंक्शन है एफ आर, और वेक्टर आर की दिशा में या आर कैप की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इंटू आर कैप होता है। यहां फंक्शन क्या दे रखा है? 1/r। तो 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं, ग्रेडियंट ऑफ 1/r इंटू आर कैप, और इसको लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये आप जानते हैं माइनस 1/r स्क्वायर आर कैप डॉट आर कैप। तो कितना हो गया? माइनस 1/r स्क्वायर हो गया। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर आ गया। ग्रेडियंट आर भी अपन ने याद कर रखा है, ये आप जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ये कितना होता है? एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट आर डॉट ग्रेडियंट आर। तो एफ डैश आर और ग्रेडियंट आर आप जानते हैं आर कैप होता है।
तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर के लिए क्या था अपने पास, वहां एफ आर के लिए था 1/r। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r वो कितना किया, 1/r का डेरिवेटिव इनटू आर कैप, तो ये आ गया, और डॉट आर कैप ये आ गया। तो यही आपने यहां लिख दिया ग्रेडियंट, ये डॉट नहीं है, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट आर। तो एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट आर कितना हो गया, दोबारा लिख देता हूं, एफ डैश आर ग्रेडियंट आर यानी कि आर कैप। वो डॉट मतलब वेक्टर वाला डॉट नहीं है, सिंपल डॉट था। इसी फॉर्मूले को काम में लेके आपने 1/r का फिर आर कैप की दिशा में, आर की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक अचर सदिश है और r एक स्थिर सदिश है, तो कर्ल ऑफ a क्रॉस r, कर्ल ऑफ a क्रॉस r ये तो आपने याद कर रखा है। यदि a एक अचर सदिश हो, if a is a constant vector then कर्ल ऑफ a क्रॉस r 2 टाइम्स वेक्टर a। और वहां क्या है, a के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका डबल कर देते हैं, कितना जाएगा 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप, ये आ गया। दोबारा से, कर्ल ऑफ a क्रॉस r, इफ a is a constant vector then कर्ल ऑफ a क्रॉस r इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a। अब यह a गिवन है, वेक्टर a कांस्टेंट वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका जब कर्ल निकालेंगे a क्रॉस r का, जो 2 टाइम्स वेक्टर a आएगा, a का डबल कर दिया तो कितना आ गया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये कर्ल आ गया। थीम वही है, सिंपल जो रिजल्ट्स हैं सारे आपकी सीट में दे रखे हैं, आपने प्रूफ किए हुए हैं, सब उन्हीं को लर्न करना है, ये सभी क्लास में प्रूफ किया हुआ है। समूह जी में कितने एलिमेंट हैं, ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 ए टू दी पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी, 8 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो इसके जनक होंगे, ये आपने याद कर रखा है। यदि ऑर्डर ऑफ ए एन हो तब ए टू दी पावर आर टाइप के, ये जी कोई साइक्लिक ग्रुप है और एन कोटि का ग्रुप है, तो ये तो उसका जनक है ही आपका। तो ए टू दी पावर दूसरे जो जनक होंगे वो ए टू दी पावर आर टाइप के होंगे, वेयर आर एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, सापेक्षिक अभाज्य। आर और एन क्या है, सापेक्षिक अभाज्य। तो जी के जनक कौन कौन से हो गए फिर यहां, ए तो जनक है ही आपका, ए टू दी पावर 2 और 8 सापेक्षिक अभाज्य नहीं है तो ए स्क्वायर नहीं होगा, ए क्यू 3 और 8 सापेक्षिक अभाज्य, 3 and 8 आर रिलेटिवली प्राइम को प्राइम, तो ए टू दी पावर 3 हो गया। ए टू दी पावर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 और 8 सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, ए टू दी पावर 5 होगा, 5 और 8 सापेक्षिक अभाज्य, ए टू दी पावर 6 नहीं होगा, 6 और 8 सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, ए टू दी पावर 7 होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। तो ये जनक की बात हो गई, अपन ने याद कर रखा है कोई भी ग्रुप हो जी साइकिल ग्रुप है, ए के द्वारा जनित है, अगर एन कोटि का है तो उसके दूसरे जनक कौन से होंगे, ए टू दी पावर आर टाइप होंगे, जहां आर और एन सापेक्षिक अभाज्य होगा। वैसे भी देखते हैं कि ए अगर जनक है तो ए इनवर्स भी जनक होता है, वो और बहुत सी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, सभी पढ़ी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, 148, यदि एफ एक्स बराबर 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 हो तो डेल 4 एफ एक्स का मान है, यानी कि चौथा अंतर पूछा है। ये आप जानते हैं अगर एफ एक्स एन कोटि का पॉलिनोमियल हो या x टू दी पावर n हो तब इसका nth जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो ये तो एफ एक्स जो दे रखा है वो तो 3 घात का व्यंजक है, 3 घात का पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो थर्ड डिफरेंस इसका कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ फोर्थ डिफरेंस की बात हो रही है तो फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। 3 घात का बहुपद है, इसका तीसरा अंतर क्या होगा, अचर होगा, तो ये चौथा अंतर वो 0 आएगा, क्यों अचर का अंतर तो 0 आ जाएगा। फिर
एक 5 अवयव वाले समुच्चय पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन ए सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स इज। सपोज ए कोई सेट दे दिया आपको और कैसे एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, 5 एलिमेंट है, ई ए बी सी डी। और सेट पर बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, सपोज ओ इज बाइनरी ऑपरेशन जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। सपोज ए इज ए सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, देन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे ये आप जानते हैं। अगर ए में 5 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में 5 इंटू 5 25 एलिमेंट होंगे। अब एक ऐसे समुच्चय जिसमें 25 एलिमेंट्स हैं से 5 अवयव, ऐसे समुच्चय जिसमें 25 अवयव हैं से 5 अवयव वाले समुच्चय पर फंक्शन परिभाषित करना है। तो पहले अवयव का प्रतिबिंब 5 तरह से, दूसरे का भी 5 तरह से, तीसरे का भी 5 तरह से, चौथे का भी 5 तरह से, हर अवयव का 5 तरह से। तो इसलिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए 5 टू द पावर 25 हो गई। तो कौन सा आंसर हो गया, पहला आंसर आ गया। दो चीजें हैं इसमें पूछा है, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया, किसी समुच्चय ए पर नॉन वॉइड सेट ए है और एक समुच्चय ए है, इस पर द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, ऐसे फलन होते हैं, ऐसी मैपिंग होती है जो ए क्रॉस ए से ए पे परिभाषित होते हैं। ए क्रॉस ए में 25 एलिमेंट हो गए, तो 25 अवयवों वाले समुच्चय से 5 अवयव वाले समुच्चय पर परिभाषित फलनों की संख्या वही अपनी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या हो जाएगी, वो 5 की पावर 25 हो गई। तो यही आंसर आ गया। समूह जी के इसमें कितने अवयव दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मॉडुलो 6 के जनक होंगे। ये आप जानते हैं कोई फाइनाइट ग्रुप है जी, उसकी अगर n कोटि है तो जनक की कोटि भी n होती है। अब इसमें 6 अवयव है तो 6 कोटि के जितने अवयव होंगे वही सारे जनक हो जाएंगे। ए जनक होता है तो ए इनवर्स भी जनक होता है। अब यहां देखें ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, ये तो 1 हो गया, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव कोटि तो हमेशा 1 होती है। फिर ऑर्डर ऑफ 1 देखें, 1 की कोटि 6 है तो इसका मतलब 1 एक जनक हो गया। 1 + 1 + 1 6 बार 1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का प्रतिलोम क्या है, 1 का प्रतिलोम 5 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 ये भी 6 होगी। तो 6 कोटि के कौन कौन से अवयव रहे, 1 और 5 रहे, ये दोनों जनक हो गए। और चेक करते हैं 2 + 2 + 2 3 बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2 की कोटि कितनी हो गई, 2 की कोटि 3 हो गई। 2 का इनवर्स देखें 4 है, 2 + 4 फिर 0 आ रहा है, 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 4 0। तो 4 की कोटि भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कौन सा अवयव बचा, अब इसमें बचा 4, तो 4 की कोटि 4 + 4 + 4 12 12 यानी कि 0 नहीं, 3 बचा, 3 4 तो यहां पे आ ही गया। ऑर्डर ऑफ 3 ये 2 आ गया, 3 + 3 0, 3 + 3 यानी कि 3 एडिशन मॉडुलो 6 2 3 वो भी 0 आ गया। तो 3 की कोटि 2 है। तो आपने 6 अवयव थे, 6 अवयवों में 2 ही अवयव ऐसे आए 1 और 5 जिनकी कोटि 6 है। तो जनक क्या हो गए इसके, 1 और 5 हो गए। ये आप जानते हैं कोई भी परिमित समूह है, चक्रीय समूह है और वो n कोटि का है तो n कोटि के जितने भी अवयव होते हैं वो सारे जनक होते हैं। तो इसमें जनक कौन से हो गए, 1 और 5 हो गए। तो इस तरह से जो ये पेपर चल रहा था अपना, कौन सा पेपर चल रहा था, मेजर टेस्ट डबल 289, तो इसको अपन डिस्कस कर रहे थे और सारे क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके देखे वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से अपन ने लिए, लेकिन ये इसका विशेष पर्पस था।
इस पेपर के जो जो क्वेश्चंस आपने किए उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंसर्निंग सीट में आपको देखने और कौन से क्वेश्चन हैं जो शॉर्टकट पे बन रहे हैं, क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और अगर अपन को रिजल्ट याद होते हैं और रिजल्ट को फॉर्मूले की तरह काम में ले लेते हैं तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, लेंदी मेथड से करना होता है तो टाइम लग जाता है, फिर दूसरे क्वेश्चन हैं वो छूट जाते हैं। तो ये तो मेजर टेस्ट की बात हुई। फिर एक एग्जाम वाला पेपर और बताना था आपको। हाँ, एक मैं पिछली बार भूल गया। अभी जो सेकंड ग्रेड के पिछले सालों के जो पेपर्स हैं, पिछले सालों के पेपर्स हैं अपने पास 2010, 2011, 2014, 2017, 2018 और साथ साथ फिर संस्कृत डिपार्टमेंट ने एक लिया था 2019। 6 टेस्ट पेपर तो ये हो गए। 6 टेस्ट पेपर इन सभी का वैसे तो सारे क्वेश्चंस अपनी सीट्स में दे रखें, जितनी भी सीटें सभी एग्जाम वाले क्वेश्चंस उसमें दे रखें और वो सब सॉल्व किए आप लोगों ने। ये एग्जाम वाले पेपर हैं। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की जो एग्जाम वाले पेपर हैं सभी अपनी सीट्स में दे रखें, सभी क्लास में सॉल्व हुए, लेकिन फिर भी इन सबको एक जगह इकट्ठा करके अभी एक दक्ष पब्लिकेशन है, दक्ष प्रकाशन, तो दक्ष प्रकाशन ये कॉलेज बुक सेंटर हुआ करता था, वो अभी भी है, तो उसी का एक पब्लिकेशन है ये। कॉलेज बुक सेंटर से पहले भी मेरी बुक्स आई हुई हैं, पहले IIT AIEEE की बुक्स आई थी पहले। तो ये दक्ष प्रकाशन ने ये एग्जाम वाले जो पेपर हैं सारे सॉल्व पेपर निकाले हैं, वो मेरे ही द्वारा सॉल्व किए हुए हैं, और इनके साथ साथ 6 पेपर और हैं, उसमें 6 पेपर अलग से हैं। 6 वो पूरी तरह सॉल्व पेपर हैं। तो ये 6 पेपर तो ये हो गए, 6 पेपर और हैं। 6 पेपर में एक वो शॉर्टकट वाला भी दे रखा है, पूरा सॉल्व दे रखा है। तो सारी चीजें वही हैं जो आपको क्लास में हो चुकी हैं, लेकिन सभी को एक जगह इकट्ठा किया है। रिवीजन के लिए बेहद उपयोगी है। आपने अगर कर रखा है पहले तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो एक जगह मिले तो ये दक्ष प्रकाशन वाली जो बुक आई है सॉल्व पेपर वाली, एग्जामिनेशन पेपर है और उसमें सैंपल पेपर भी है, मॉडल टेस्ट पेपर भी है। तो वो आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक डाला हुआ है, और बाकी मार्केट में खंडेलवाल बुक डिपो है, यहाँ टोंक फाटक पे उसके पास है, गोपालपुरा बाईपास पे जो अग्रवाल बुक डिपो है उसके पास है, और बाकी सभी जगह मिल जाएगी। और बाकी ऑनलाइन तो आ ही रही है ये, तो आप जो भी लेना चाहें वो आप इसे ले सकते हैं, एक ही जगह सारा चीज है। इसके बाद फिर एक ये था कि एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जाम पेपर मैं देखता हूं अभी। तो एग्जामिनेशन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, क्योंकि क्लास में तो सारा डिस्कस होता रहा है, लेकिन फिर भी एक पेपर में सॉल्व कराने की बात करता हूं आपको। इसमें क्या है कि आप पेपर सारा एक बार तो आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ते समय टाइम लग जाएगा तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन लेने और आप पढ़ते जाना है, और पढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन सीधे एक लाइन में हो जाए, या तो कोई रिजल्ट हो तब डायरेक्ट हो जाए, या 1 स्टेप कैलकुलेशन हो। एक स्टेप की कैलकुलेशन है तब आपको करते जाना है। टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चन हो, एक तो क्या है सीधे परिणाम है, मानक परिणाम, रिजल्ट्स, फॉर्मूले, सूत्र, ऐसे क्वेश्चन करते जाने। टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो करते जाने। मतलब कई बार आपको ये सोच के नहीं जाना है कि ये वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने की आप तो स्टार्टिंग से करना शुरू करें,
और स्टार्टिंग से करना शुरू करें। पहले जो रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, या एक स्टेप की कैलकुलेशन है, या एक लाइन की कैलकुलेशन है, या टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट आपको करते हुए लास्ट 150 तक पहुंचना है। और बीच में साथ साथ उन क्वेश्चंस पे आपको मार्क करते चलना है। जैसे आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ऑप्शन से आप कर नहीं पा रहे, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आपको आता है, तो उस पर मार्क कर देंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन पे क्या कर देंगे, आप मार्क लगा देंगे, कोई लगा देंगे कि दोबारा आपको उसको करना है। फिर इसके साथ साथ अब जो बड़े क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कंफ्यूजिंग होंगे, तो कंफ्यूजिंग का नंबर तीसरी बार में लेना है। दोबारा से 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, और पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है, बल्कि सॉल्व करने ही करते करते। किस तरह से, अगर रूटीन पेपर आता है तो आप निश्चित माने कि जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले अपन ने पेपर दिया है वो, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट की लिस्ट आपके पास सीट में है, उनमें से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन्हीं पे आधारित शॉर्टकट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके पास हैं, कॉपी में भी हैं, सीट में भी हैं, तो वो देखने। तो आपको पहली रीडिंग में सिर्फ वही वाले क्वेश्चन करने हैं जो बिना कैलकुलेशन के, मतलब लंबी कैलकुलेशन जिनमें नहीं है। तो लंबी कैलकुलेशन नहीं है, या तो वो रिजल्ट होंगे, या फॉर्मूले होंगे, या परिभाषा पे आधारित होंगे, या एक स्टेप की कैलकुलेशन होगी। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी इसमें आप रीडिंग लगाएंगे, आपको आता है तो आप क्लिक कर देंगे। कंफ्यूजिंग है सोचना है तो उनको मार्क करते जाएंगे, और फिर जैसे ही एक बार आप 150 तक आ जाएंगे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप शुरू से करेंगे तो लास्ट तक आप अगर नहीं पहुंचे, लास्ट में 10 क्वेश्चन भी छूट गए आपके, जब आप घर आके देखेंगे लगेगा कि ये पहले हो जाते। मतलब जो लास्ट में क्वेश्चन आएंगे वो आपको सिंपल लगेंगे फिर, और हो सकता है वास्तव में सिंपल हो और आपको आते हो, लेकिन आप पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो बात यह है कि 1 से लेके 150 तक आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है कि रीडिंग लगाते जाना है, और जो जो क्वेश्चन सिंगल स्टेप कैलकुलेशन में या ओरल हो रहे हैं उनको करते जाना है। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, कोई एरिया निकालना है, ऐसे क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे। सेकंड ट्रिप में आप फिर दोबारा उन क्वेश्चंस को लेंगे। और अगर अभी भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप उन क्वेश्चंस को लेंगे जो टॉपिक आपने पढ़ रखे थे, और उस कर सकते हैं आप, लेकिन उस समय नहीं हुए थे, तो इतने में ही आपका पेपर हो जाएगा। और एक चीज महत्वपूर्ण बात, कई बार क्या होता है कि पेपर लीक से हटके आ जाता है। पेपर लीक से हटकर आ गया, तब क्या होगा, आप घर से सोच के गए कि मैं 80 क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 80 से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नेगेटिव चले जाएंगे तो 60 हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कई बार पेपर लीक से हटके आ गया, कई साल ऐसा होता है, तो वो याद किया हुआ नहीं आया, आपके जान पहचान वाले नहीं आए, तो हो सकता है आपसे कम क्वेश्चन हो। कम क्वेश्चन हो तो कम क्वेश्चन करके ही आप रुक जाएंगे, फिर दोबारा केयरफुली आप चेक करेंगे जो क्वेश्चन रहे उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 80 की सोच के जाएं और 40 क्वेश्चन आपने कर लिए तो फिर 40 और कर देने। अगर 40 आप और करेंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे सही नहीं होंगे। तो अपनी पढ़ाई पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर टिपिकल आ गया तो सबके लिए टिपिकल है, वो आपके अकेले के लिए टिपिकल नहीं है। तो जब आपको पढ़ने के बावजूद आपसे नहीं हो रहे हैं तो और लोगों से भी नहीं होंगे। तो इसलिए जितने क्वेश्चन हो जाए केयरफुली और सही उनको ही करेंगे आप। फिर दूसरी ट्रिप में जो आपने पढ़ रखे हैं और उनको कैलकुलेशन वाले हैं तो उनको आप करेंगे। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को संतुलित रखना है। आपने अगर पढ़ाई की है तो आप निश्चित जाने पूरा पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो लेकिन वो सिलेक्शन वाले होंगे। तो इसलिए वहां घबराहट नहीं है, अपने आप की घबराहट कम करनी है। और फिर अगली क्लास में एक पेपर मैं सॉल्व करके बताता हूं जो लास्ट में हुए, या तो 2018 वाला या 2019 वाला, कि कैसे आपको रीडिंग लगानी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो पहले किए थे रिवीजन वाली क्लास लेनी है। रिवीजन में क्या है, जैसे एक तो मैं देखता हूं जो प्लेन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है। प्लेन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में हर बार क्वेश्चन आते हैं और 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं।
प्लेन ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। ये जनरल टॉपिक है, कहीं भी वैसे एग्जाम में भी आता रहता है, तो एक पेपर तो मुझे एक टॉपिक ये लेना है, आप रिवाइज कर लें सब, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मैसेज कर देंगे तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। प्लेन ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। एक फिर आता है अपने पास, मतलब ये वो टॉपिक ले रहे हैं जिनमें क्वेश्चन 100% मिलते ही हैं आपको। जो 9th-10th वाला पोर्शन है, आप ये देख सकते हैं, जो 9th-10th वाला पोर्शन है जिसका स्ट्रॉन्ग है, इसमें से करीब 20-25 क्वेश्चन मिलते हैं। 9th-10th वाले में कौन सा है? 9th-10th का जो एलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, प्रोग्रेशन है, और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें ले सकते हैं। फिर प्लेन ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गई। तो जैसे ये पोर्शन सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होता है, बहुत से लोग पढ़ा भी रहे हैं, कई बार इसमें टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा टिपिकल नहीं आते, तो इसमें आप ये पोर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अपन क्या है, जो डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, और कई बार तो 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं मिला के। तो पहले मैं प्लेन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इसका रिवीजन कराता हूं, फिर अपन डेफिनेट इंटीग्रल, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दो टॉपिक लेते हैं, फिर और बाकी जैसे आपकी बात होती है, आप लोगों से मैसेज आते रहते हैं, तो जैसी बात होती है फिर उसकी बात डिसाइड करेंगे। अभी सबसे पहले मैं एक आपका एग्जाम वाला पेपर कराता हूँ अगली क्लास में, और अगली क्लास के फिर एग्जाम वाले पेपर के साथ साथ उसके आगे प्लेन ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और अगली बार फिर डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपन डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है, घबराहट बढ़ रही है, तो उसमें सभी को होती है स्वाभाविक रूप से, और जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको विशेष तौर से होती है। और अभी बात करते हैं फिर, और बाकी आप आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आपकी इच्छा के अनुसार आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।